ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है भारत की पार्लियामेंट में। और किसी समाज का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, 14% आबादी भारत में मुसलमानों की है और सिर्फ 4% एमपी जीत कर आए, तो ये आखिर ये मुसलमानों से उनको वोट डालने के लिए क्यों पीछे हट रहे हैं? मुसलमान तो झोली भर भर कर वोट डाला ना सबको। हम सब जब डाल रहे हैं वोट तो हमको क्यों नहीं वोट डालते? तो ये सवाल मेरा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, ये तमाम लीडर से, और ये सवाल मुसलमानों को भी सोचना है। हम वोट डालने वाली मशीन तो नहीं है ना, हम तो एटीएम नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डाल दीजिए वोट। ये आपके सवाल का जवाब ये है। ऐसा सब सोच क्या है? क्या सोच रहे हैं आप? इधर अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है या आपकी तरफ से, अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो आपको साथ लेके जाके बात करता हूँ मैं। ऐसा सब मैं हमेशा जो है मैं जरांगे साहब, देखिए सुनिए एक मिनट, मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने खड़े हुए अपने समाज के लिए, और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा एमपी को उन्होंने कामयाब कर दिया। भीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई, तो ये उनकी कामयाबी है। ये मगर कामयाबी जहां उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसा ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ दूसरी पार्टीज तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा, आज आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान। तो ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है बराबर बात करेंगे, वैसा हम अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे। आप बोलो भाई, सस्ता वैसा बोल क्या? औरंगाबाद की सीट हमारे रिपोर्टर्स इम्तियाज जलील साहब कराने में एमआईएम का काफी बड़ा हाथ है। हाँ, एमआईएम का हाथ है, एमआईएम का हाथ है, अच्छी बात। जो तीसरा सवाल बोलिए। एमआईएम मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए नेतृत्व करेगा क्या? एमआईएम मुस्लिम रिजर्वेशन के नहीं, हम तो चाह रहे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम ये भी चाहेंगे कि मुसलमानों, महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है, जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन में अलाउ किया, तो हम ये चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें। उसको क्यों नहीं देते आप? इसके लिए भाई एक मेरा सवाल मुझे जवाब मुकम्मल हो जाने दीजिए। और रिजर्वेशन का वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है मुसलमानों के फेवर में। एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि 50% के ऊपर जा रहा है, इसलिए नहीं दे सकते। तो आज भी हम इस बात का डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और मोदी अपने आप को पार्लियामेंट में खड़े होकर सीना पे हाथ मार के बोले बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो नरेंद्र मोदी अगर वाकई में बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश की 50% ज्यादा आबादी है, तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आओ। आप 50% की जो लिमिट को ब्रीच करो, पूरे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगे उसको। लेकर आइए ना बिल आप, और यकीनन मिलना चाहिए। जहां पर आप मराठाओं को मिलना चाहिए, वहीं पर मुसलमानों को भी मिलना, मुसलमान में बैकवर्ड कास्ट है उनको मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन 24 साल का अरसा गुजर चुका है। 1999 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो उस बीच में जो है नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं 2014-15 का है। कांग्रेस गवर्नमेंट जो है जाते जाते वो उसको इशू कर दिए जीआर को, वो हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था। तो हाईकोर्ट का जजमेंट इतना वो चल रहा जरूर, मगर जो मराठा समाज आज खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी
इनको देखना चाहिए और इनसे हमको सीखना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है, लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मतदारसंघ में मुस्लिम फिर से एक बार कांग्रेस के सामने खड़ा होते हुए नजर आए। आप विधानसभा आपकी पार्टी नहीं, मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि हम वोट नहीं, हम वही तो कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाले बन गए, सिर्फ वोट लेने वाले नहीं बन रहे हम। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुसलमान को ना टिकट देते। पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान टिकट नहीं दिया। खैर नरेंद्र मोदी तो बोल दिए हमको हम घुसपैठी हैं, तो कहां घुसपैठी टिकट देंगे वो। तो हम तो सिर्फ वोट डालने वाले बन गए और एक कैंडिडेट था, पूरे मिलके उसको हराने पे बैठ गए। तो ये औरंगाबाद से जो वर्डिक्ट गया है, ये एमआईएम पार्टी नहीं जीती मत समझिए, बल्कि महाराष्ट्र का एक मुसलमान ये कह रहा है कि भाई तो हमारी आवाज थी इम्तियाज जलील हमारी एक पॉलिटिकल एक शख्सियत थी जिसको सब ने मिलकर हराया। आज इलेक्शन तो हो गया, मगर सब जगह से तकलीफ यही थी कि भाई हमने आपको परभनी में वोट दिया, हमने आपको नांदेड़ में वोट दिया, हमने आपको धुलिया में वोट दिया, हमने आपको मुंबई में वोट दिया, थाने में दिया, आपको हर जगह दिया, मगर जब इम्तियाज जलील का नाम आ गया सबके सब सुन हो गए। तो ये एक मैसेज है ये। लेकिन पिछली बार तो वंचित की वजह से जीते थे ना। हाँ? पिछली बार वंचित साथ में थे इसलिए जीते थे। नहीं, आपका ये सवाल है, ये आपका ये मानना है। नहीं, देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप अपने तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूँ। ओवैसी साहब, नहीं, वंचित की वजह से जीते थे कि नहीं वंचित के साथ की वजह से? जितने आपने भाषण किए थे उतने हमने पूरे सुने हैं। हाँ। इस लोकसभा चुनाव ने आपने कहा था कि जो भी गलतियां हुई है वो छोड़ दो और इकट्ठा आके इम्तियाज जलील को जिताओ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल भाग है, जिसमें पूर्व मतदार संघ है और मध्य मतदार संघ है, वहां भी आपको लीड नहीं मिली जितनी पिछले साल थी, मतलब पिछले इलेक्शन में थी। उन जिलों के जितने भी हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पदाधिकारी ये है, ऑफिस बेयरर्स है, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया था और एक रिव्यू लिया गया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पे कैसी पोजीशन है, आने वाले विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए कहाँ कहाँ पर मजलिस इलेक्शन लड़ सकती है, कौन कैंडिडेट हो सकते हैं। इन बातों के ऊपर चर्चा की गई, बहुत पॉजिटिव रहा है और जो लोगों का एंथुसियाज्म, लोगों का जोश है, यकीनन जोश बरकरार है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है कि विधान परिषद के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज का जो रवैया रहा है विधान परिषद के अंदर भी और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी, हमने हमेशा से ये मांग की थी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। तो अगर आपको टिकट ही नहीं दिया जा रहा है तो आप सोचिएगा कि आपका इस्तेमाल सिर्फ तो वोट बैंक के तहत किया जा रहा है, आप वोट देते रहो और वही चीज़ बाज़ाब्ता अच्छी तरह से जानते हुए कि लोकसभा के अंदर ये जो सेक्युलर पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को जो वोट मिला है उसके अंदर मुसलमानों का, दलितों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बावजूद भी उनका एहसान चुकाने के लिए विधान परिषद के मौके के ऊपर एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और आज तकरीबन 40 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र की हो गई है। तो ऐसे हालात के अंदर मजलिस पूरे महाराष्ट्र का रिव्यू ली है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं, हमारे हैदराबाद के एमएलए बलाला साहब आए हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं उनके साथ चर्चा हुई है और बहुत जल्द इसके ताल्लुक से फैसले लिए जाएंगे। ऊपर रखा है वो नीचे रखो यार, ले जाएंगे या नीचे दिख रहा हो प्रयास थोड़ा माइक वो नीचे रखो, वो कट जा रहा है। हाँ चलिए, महाराष्ट्र में कितने से खड़े करेंगे सब? कौन बात कर रहा है? साहब को बोला था। देखिए अभी आज के दिन हमने एक रिव्यू लिया है कि कहाँ कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर। तो नंबर्स तो मैं नहीं बता सकूंगा,
लेकिन यकीनन हम काफ़ी अच्छी जगहों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। बोलिए। एकटे लढणार की कोणाला सोबत घेणार? देखिए, आज की पोजीशन के अंदर तो हम अकेले हैं। अगर कहीं पर कोई अलायंस की अगर बात होती है, कहीं से कुछ चर्चा शुरू होती है, तो उसको पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चर्चा करके उसके ताल्लुक से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आज की पोजीशन के अंदर ऐसा किसी के साथ कोई बातचीत चालू नहीं है। कुछ दिन पहले मनोज जरंगे जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में मुस्लिम, दलित और बाकी जो पिछड़े वर्ग है उनको साथ लेकर महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव वो लड़ने वाले हैं। तो एमआईएम इसके बारे में क्या सोचती है, क्या सोच है मनोज जरंगे जी की इस पर्याय के बारे में? थोड़े से साथ नहीं, देखिए, एमआईएम को भले ही आप एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन हम ऐसा कास्ट बेसिस के ऊपर कि ये जाति के लोगों के साथ में मिलकर हम इलेक्शन लड़े। हमारे पास आज के दिन है तो अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग जो है वो एमआईएम के साथ जुड़ रहे हैं। तो जरांगे पाटिल साहब ने जो कहा है, आने वाले वक्त के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या होने वाला है ये देखने को मिलेगा। हर रोज कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो एक पार्टी के अंदर है वो रात होए तक दूसरी पार्टी में चले जाता है, सुबह होए तक तीसरी पार्टी में चले जाता है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा अगर किसी को साथ में लेकर चलना है। कल संजय राउत ने ये सवाल का जो सवाल था, ऐसा है ना कि मैं हमारे जरांगे साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उनके इस आंदोलन की वजह से 8 मराठा एमपीज कामयाब हुए मराठवाड़ा में। और महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के एमपी जीत कर आए, मगर एक भी मुसलमान एमपी नहीं जीता। तो ये भारत की जो हमारी जमहूरियत है, हम ये दावा करते कि हमारी जमहूरियत, हमारी लोकशाही जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आपका हर समाज का एमपी जीत कर जाता है महाराष्ट्र से, और एक समाज का कोई एमपी नहीं जीतता है तो मुसलमान समाज का। तो ये बात इन तमाम जिम्मेदारों को सोचने की जरूरत है। और हमारी कोशिश यही है कि जो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी नहीं मिली, इसका ना सिर्फ महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज में एक गम है, गुस्सा है, और वो गम और गुस्सा ये कह रहा है कि भाई हर समाज का आदमी जीत रहा है। हमारा एक एमपी था मुस्लिम समाज का, उसको हराने के लिए सब मिलकर उसको हरा दिए। तो ये सच्चाई है। और भारत की पार्लियामेंट में आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अपर कास्ट और बैकवर्ड ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है भारत की पार्लियामेंट में। और किसी समाज का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, 14% आबादी भारत में मुसलमानों की है और सिर्फ 4% एमपी जीत कर आए। तो ये आखिर ये मुसलमानों से उनको वोट डालने के लिए क्यों पीछे हट रहे? मुसलमान तो झोली भर भर कर वोट डाला ना सबको। हम सब जब डाल रहे हैं वोट, तो हमको क्यों नहीं वोट डालते?